हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। आज हम लोग बात करेंगे इशूज ऑफ एक्सेस एंड डिटेंशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये आपके कार्यक्रम डीएलएड के कोर्स 501 के ब्लॉक 3 का यूनिट नंबर 10.2 है। जहाँ तक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अभिगम्यता एवं अवधारण संबंधी मुद्दे का सवाल है, अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन इस पे जाने से पहले हम देखें कि विशेष आवश्यकता क्या है। तो अगर विशेष आवश्यकता की बात आप करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक एक अस्पष्ट पद है जिसकी कई परिभाषाएं हैं। आखिर किसको आप मानेंगे कि उसको विशेष आवश्यकता है, उसको विशेष आवश्यकता नहीं है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों की परिभाषा एवं श्रेणी प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग है, जो वहाँ के कानून से, वहाँ के एक्ट से प्रभावित होता है, वहाँ के एक्ट पे डिपेंड करता है। परंतु सामान्य अर्थों में विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बालक हैं जिनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताएं सामान्य विद्यार्थी से अलग हैं एवं जिन्हें अधिगम हेतु विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है, जैसे दिव्यांग बालक, मेधावी बालक आदि। जहाँ तक भारतीय संदर्भ का सवाल है तो भारतीय संदर्भ में दिव्यांग बालकों को मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप यूडाइस के डेटा की बात करें तो उसके अनुसार अपने देश में कुल विद्यालयों के 1.05% विशेष विद्यालय हैं। भारत में जितने भी विद्यालय हैं उसका लगभग 1.5% विशेष विद्यालय है, जबकि विशेष बालकों की संख्या जो है हमारे देश में वो लगभग 2.6% है। तो 2.6% जनसंख्या को कैटर करने के लिए जो हमारे पास विद्यालय हैं वो मात्र 1.05 हैं, जो इनसफिशिएंट है। कोशिशें जारी हैं। आइए देखते हैं कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रचलित मॉडल कौन कौन से हैं। तो यूजुअली 3 मॉडल चलते हैं दिव्यांग बालकों की शिक्षा में। एक है विशेष शिक्षा, जहाँ पे कि विशेष रूप से विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उनको विशेष सेटिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है समेकित शिक्षा का मॉडल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के मॉडल में कुछ समय के लिए साथ साथ सीखते हैं सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और बाकी समय जो है वो अपने अपने विशेष प्रशिक्षण में, सामान्य बच्चे सामान्य स्कूलों में, सामान्य विद्यालय में, और विशेष बच्चे अपने विशेष प्रशिक्षण में सीखते हैं। तीसरा जो मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है, वो समावेशी शिक्षा का मॉडल है, जिसमें कि एक ही साथ सभी सामान्य बच्चे भी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी एक ही साथ एक ही सेटिंग में सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो समावेशी शिक्षा का जो मॉडल है वो मानवाधिकार आधारित मॉडल है और पूरे विश्व में आज की तारीख में समावेशी शिक्षा का ही प्रचलन है। आइए एक बार सेंसस का डेटा देखें। जनगणना 2011 की बात करें अगर, तो संपूर्ण भारत में लगभग 2.21% व्यक्ति दिव्यांग हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुल जनसंख्या का 2.21% लगभग 2,68,10,557 लोग जो है वो भारत में दिव्यांग हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उनका मेल फीमेल का रेशियो क्या है, उनका रूरल अर्बन का रेशियो क्या है। अगर परसेंटेज की बात करें हम तो लगभग पूरी जनसंख्या का 2.2% दिव्यांग है, जिनमें 2.41% मेल्स हैं और 2.01% फीमेल्स हैं। इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि डिसेबिलिटी का प्रिवेलेंस जो है अदर कैटेगरीज की बजाय शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा पाया गया है। 2.45% टोटल पर्सन्स ऑफ शेड्यूल कास्ट ये लोग जो है दिव्यांग हैं। दिव्यांगता पे बात करने से पहले या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर बात करने से पहले, समावेशी शिक्षा पर बात करने से पहले आइए एक बार देखें कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो तय करता है वो उस देश का, पार्टिकुलर देश का कानून तय करता है। तो हमारे यहाँ जो विशेष आवश्यकता से जुड़ा हुआ कानून बना था, एक 1995 में आया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995। उसमें लगभग 7 प्रकार की विशेष आवश्यकता का वर्णन था। और दूसरा जो कानून आया वो 2016 में आया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, निःशक्त जन अधिकार कानून। इन दोनों कानूनों के बाद बहुत सारे परिवर्तन आएंगे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संख्या में, चूँकि पहले 1995 में निःशक्त जन कानून में 7 प्रकार के विशेष आवश्यकताओं का वर्णन था, जबकि 2016 में इसको बढ़ा करके 21 प्रकार की विशेष आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है।
आइए देखें कि दोनों कानूनों में कौन कौन सी दिव्यांगता शामिल है, कौन कौन सी विशेष आवश्यकता के बालक शामिल हैं। अगर आप 1995 के कानून की बात करें तो उसमें लगभग 7 प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी, जिसमें दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति और अस्थि विकलांगता। ये 7 प्रकार की विशेष आवश्यकताएं परिभाषित की गई थी हमारे कानून में। लेकिन निःशक्तजन कानून 2016 आने के बाद ये बढ़ करके 21 हो गई हैं। जो पिछले 7 आपने देखे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 7 तो हैं ही। इसके अलावा 14 नई दिव्यांगताएं जोड़ी गई हैं, जिनमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, वाणी एवं भाषा अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, बहुविकलांगता, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज। ये 14 नए दिव्यांगता की श्रेणी जोड़ करके इसे 21 कर दिया गया है। तो आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी जो बढ़ करके ये 21 हो गई। और ये पहली बार है जब इतना व्यापक कानून भारत में आया है, चूँकि इसमें 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज, ये 3 ब्लड डिसऑर्डर्स को भी शामिल किया गया है, जो व्यक्ति के जीवन को बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इस निःशक्तजन अधिकार कानून की कुछ मुख्य बातें देख लें एक बार, कि इसमें समाहित निःशक्तता को बढ़ाकर 7 से 21 कर दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी नई निःशक्तता को नोटिफाई कर सकती है जब भी सरकार चाहे। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि 6 से 18 वर्ष तक के सभी निःशक्त बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और सरकारी नौकरियों में जो इनका आरक्षण पहले 3% था, उसको बढ़ा करके अब 4% कर दिया गया है। समस्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी सार्वजनिक भवनों को तय सीमा के अंदर निःशक्तजन हेतु सुगम्य किया जाना सुनिश्चित किया गया है। निःशक्तजन के अभिभावक के निर्णय में निःशक्तजन की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। केंद्र स्तर पर मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के साथ 2 आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाहकार समिति का प्रावधान है। निःशक्तजन सहायता हेतु केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय फंड के निर्माण का प्रावधान है। और प्रत्येक जिले में निःशक्तजन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय का प्रावधान है। साथ ही प्रत्येक 5 साल में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर में है, वो ये है कि प्रत्येक 5 साल में स्कूल जाने वाले बालकों में निःशक्तता की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। इस संदर्भ में आपको ये भी बताते चलें साथ साथ कि ये पहली बार था जब 2011 की जनगणना में अक्षमता पर आधारित जनगणना की गई है कि कितनी प्रकार के अक्षमता के लोगों की कितनी जनसंख्या हमारे देश में है। ये पहली बार 2011 की जनगणना में ही संभव हो पाया है, इससे पहले नहीं हो पाया था। आइए देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि आपने जाना, अपने देश के कानून के अनुसार 21 प्रकार की विशेष अक्षमता वर्तमान में आपके सामने है। तो सबसे पहली जो बाधा है इनकी शिक्षा में, वो है नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति। अभिभावकों की एक अभिवृत्ति है नकारात्मक कि वो अपने अक्षमता युक्त बच्चे को समाज के सामने, दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाना नहीं चाहते, या वो मानते हैं कि ये क्या कर पाएगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये कभी भी प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बन सकता। तो हालांकि धीरे धीरे इसमें जागरूकता आई है और अभिभावक जो है अपने अक्षमता युक्त बच्चों को समाज के सामने लाने भी लगे हैं, विद्यालय भी भेजने लगे हैं। फिर भी अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति जो है उनकी शिक्षा को रोकती है, उनकी शिक्षा को निषिद्ध करती है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में बाधा है, वो सुगम्य भवन एवं वातावरण की अनुपलब्धता है। अभी तक हालांकि इसका प्रावधान निःशक्तजन अधिकार कानून में भी 1995 में भी था कि समस्त सरकारी भवनों को निःशक्तजनों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक हम सरकारी भवनों की सुगम्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये लक्ष्य हमसे दूर है। अभी भी बहुत सारे सरकारी भवन, बहुत सारे विद्यालय सुगम्य नहीं हैं और वहाँ पे एक अक्षमता युक्त बालक जो है उसे बहुत असुविधा होती है। जैसे अगर उसकी क्लास छत पे हो, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, और वहाँ पे जाने के लिए न तो लिफ्ट हो और न ही वहाँ पे रैंप हो, तो ऐसे में समस्या ये आती है कि वो बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाना छोड़ देता है। हर रोज़ वो इन परेशानियों का सामना करता है। इसके अलावा तीसरी समस्या जो है, तीसरी बड़ी बाधा जो है, वो है विद्यालय में विशेष शिक्षकों का अभाव।
हालांकि कानून पास कर दिया है सीबीएसई ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 2 विषय शिक्षक रहने चाहिए, लेकिन अभी तक 2 तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी विषय शिक्षक नहीं है। माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति, कई बार माता पिता बच्चे के प्रति बहुत नेगेटिव होते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि मेरे बच्चे में ऐसा क्यों आया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद अपने उस डिप्रेशन में बच्चे के कल्याणार्थ उसको एजुकेशन के लिए भेजने में, उसको शिक्षा के लिए भेजने में, उसको विद्यालय में भेजने में कतराने लगते हैं। उपयुक्त नीतियों का अभाव बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, विद्यालय पहुंच पा रहे हैं तो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं वो क्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं अच्छे से। हमें आवश्यकता है कि हमें अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीतियों को बनाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सुनिश्चित कराएं। विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव, जैसा कि आपने देखा अभी कि 21 प्रकार की विशेष आवश्यकता है, तो विद्यालय से अपेक्षित है कि इन 21 प्रकार के विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास उपयुक्त संसाधन हो। ऐसे में मान लीजिए कि किसी विद्यालय में अगर एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए वहाँ पे ब्रेल में लिखी किताबें होनी चाहिए, वहाँ पे उसके लिए ब्रेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे उसे मोबिलिटी डिवाइसेज के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। या अगर एक हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो वहाँ पे उसके अनुरूप असिस्टिव डिवाइसेज होनी चाहिए और अदर रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो उनके माध्यम से सीख सके, समझ सके। लेकिन आज की तारीख में हमारे जो विद्यालय हैं, कुछ विद्यालयों को अगर छोड़ दें तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं उनमें इन संसाधनों का सर्वथा अभाव है और इस वजह से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्याप्त प्रगति अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही कई बार ये देखा गया है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा में माता पिता जो है उनका स्कूल में नामांकन तो करवा देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। जैसे घर पे आकर के उसका फॉलो अप न करना, या वो पढ़ता है तो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है छोड़ देना, ये सारी चीज़ें भी एक समस्या हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षित होने में रोकती हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी अति आवश्यक है। अगर माता पिता उसकी शिक्षा में भागीदार नहीं होंगे तो वो बच्चा न तो तेज़ी से सीख सकेगा और न ही वो विद्यालय जाने में रुचि लेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायता सेवाओं का भी अभाव है हमारे विद्यालयों में और विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का भी अभाव है। एक आखिरी बड़ा कारण जो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा के रूप में, वो है यातायात के साधनों का सुगम्य न होना। हमारे यहाँ हमने अभी तक बहुत प्रयास किए लेकिन हमारे यातायात के साधन जो है वो सुगम्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी वो आसानी से एक दिव्यांग बालक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, लो फ्लोर की बसें चलाई गई हैं जो डिसेबल फ्रेंडली हैं, लेकिन अभी इसमें और प्रयास करने की ज़रूरत हमें है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमने जो चर्चा की कि एक सामाजिक बहिष्कार या समाज से अलग काट देना, दूसरा पुअर फंडिंग, जितना फंड चाहिए उतना गवर्नमेंट फंड नहीं करती है या उतना सोसाइटी से या अदर सोर्सेज से उतना फंड नहीं आ पाता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा इम्प्रूव हो सके। फिर लैक ऑफ एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, सुगम्य सूचना का अभाव, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन जैसा अभी हमने चर्चा किया, लैक ऑफ इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, व्यक्तिगत सहायता की कमी, फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी, भवनों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुगम्य न होना, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बाधा हैं। आइए एक बार देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो किया जा सकता है, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है यूनिवर्सल डिज़ाइन। सार्वभौमिक डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है भवनों की, ताकि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो या गैर दिव्यांग बालक हो, सबके लिए भवन के सारे कमरे, सारी बेसिक एमिनिटीज़ एक्सेसिबल हों। दूसरा है टीचर और पीयर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि उनकी विशेष आवश्यकता को कैसे पूरा करें। उनके साथियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वो कैसे अपने साथी को सपोर्ट करें। सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, एक और जो महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है ये है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज करें, उनको संवेदनशील बनाएं
साथ ही आईसीटी का प्रयोग बढ़ाते हुए हमें ये देखना होगा कि कैसे हम आईसीटी का सपोर्ट देते हुए उन्हें सिखाने में मदद करें, सीखने में मदद करें। और जो एक और आवश्यकता है वो है इंडिविजुअलाइज्ड नीड बेस्ड अप्रोच की, कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिए। जैसा कि हमने इससे पीछे भी चर्चा की कि विद्यालय भवनों का सार्वभौमिक डिजाइन अगर तैयार किया जाए तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अभिगम्यता एवं अवधारणा को, उनका एक्सेस और उनका रिटेंशन स्कूल में बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सामाजिक जागरूकता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। माता पिता को दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि आप अपने दिव्यांग बालकों की शिक्षा में आगे आएँ, बढ़ चढ़ के रुचि लें, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा और समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाएगा। सभी विद्यालयों के भवनों की सुगम्यता सुनिश्चित करना। विद्यालय में कम से कम सुगम्यता की आवश्यकता तो है ही। जब तक विद्यालय के भवन सुगम्य नहीं होंगे तब तक दिव्यांग बच्चा स्कूल कैसे जा पाएगा और वहाँ जा कर के वो फ्री मोबिलिटी कैसे कर पाएगा। और अगर ये संभव नहीं है तो विद्यालय में उसका पार्टिसिपेशन जो है या तो नहीं होगा, या अगर नामांकन करा भी दिया जाए तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। साथ ही हमारे पूरे भारत में विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की बहुत कमी है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे विशेष शिक्षकों का अभाव है, तो सभी विद्यालयों में सीबीएसई के निर्देशानुसार या जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके निर्देशानुसार उपयुक्त मात्रा में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसमें एक और चीज़ आती है कि विशेष विद्यालय, हमारे यहाँ विशेष विद्यालय भी चल रहे हैं और वो अस्तित्व में हैं। तो ऐसे में हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो विशेष विद्यालयों को बंद तो कर नहीं सकते। अगर बंद नहीं कर सकते तो ऐसे में विशेष विद्यालयों के अनुभवों का फ़ायदा सामान्य विद्यालय उठा सकते हैं और विशेष विद्यालयों का संसाधन के रूप में यूज किया जा सकता है। अन्य जो प्रयास किए जाने की ज़रूरत है ताकि अभिगम्यता एवं उदाहरण जो विशेष बालकों का वो बढ़ाया जा सके, वो है कि सामान्य अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जाए, शिक्षण में विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षकों को सिखाया जाए, बताया जाए, विशिष्ट बालकों के लिए सहायक उपकरणों एवं सहायक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और दिव्यांग बालकों के लिए व्यक्तिगत सहायता का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक विद्यालय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीत स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए
अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।